नमस्कार, इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को एनडीए ने उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसकी औपचारिक घोषणा भी कर दी है और इसके साथ ही जीतन राम मांझी ने भी एक्स पर पोस्ट करके इस बात की जानकारी दी है। राधाकृष्णन 4 दशक से ज्यादा समय से राजनीति और सामाजिक जीवन में सक्रिय रहे हैं और उन्हें तमिलनाडु की राजनीति का सम्मानित चेहरा भी माना जाता है। तो महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए की ओर से उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार घोषित किया जाना बीजेपी की एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है और इसमें जटिल चुनावी गणित और गहरी क्षेत्रीय रणनीति समाहित है। तो सीपी राधाकृष्णन के नाम का ऐलान सिर्फ व्यक्तिगत रूप से उनकी वफादारी का इनाम नहीं है, बल्कि ये तमिलनाडु और दक्षिणी राज्यों में अपनी पैठ बढ़ाने के लिए बीजेपी के एक नए प्रयास का संकेत है। यहाँ बीजेपी को अपनी पकड़ बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि तमिलनाडु की द्रमुक का सीपी राधाकृष्णन को लेकर रुख क्या होगा। तो देखिए, इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों के नामों को लेकर विपक्ष में दरार पड़ चुकी है। द्रमुक के प्रवक्ता टीकेएस एलंगोवन ने भी एनडीए की ओर से उपराष्ट्रपति पद के लिए चुने गए उम्मीदवार को एक अच्छा फैसला बताया है। हालांकि उन्होंने ये कहा कि द्रमुक विपक्षी गठबंधन का हिस्सा है और वो गठबंधन के फैसले का पालन करेंगे। एलंगोवन ने एक सवाल पर कहा कि क्या द्रमुक राधाकृष्णन का समर्थन करेगी। उन्होंने कहा कि ये एक स्वागत योग्य कदम है और वो एक तमिल है। लंबे समय के बाद कोई तमिल भारत का उपराष्ट्रपति बन सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी की अपनी पसंद है और डीएमके गठबंधन के फैसले के अनुसार ही काम करेगी। पहले भी जब यूपीए ने राष्ट्रपति पद के लिए प्रतिभा पाटिल को अपना उम्मीदवार बनाया था, तब शिवसेना ने एनडीए का हिस्सा होने के बावजूद उनका समर्थन किया था। दरअसल वो महाराष्ट्र से थी और इसी तरह जब यूपीए ने प्रणब मुखर्जी को नामित किया तो एनडीए में होने के बावजूद शिवसेना और जेडीयू दोनों ने अपना समर्थन दिया। ऐसे ही जब एनडीए ने रामनाथ कोविंद का नाम प्रस्तावित किया तो जेडीयू ने विपक्ष में होने के बावजूद उनका समर्थन किया था, क्योंकि वो बिहार के राज्यपाल थे। उपराष्ट्रपति पद के लिए पिछले चुनाव में जब एनडीए ने जगदीप धनखड़ को चुना था तो तृणमूल कांग्रेस ने मतदान से परहेज किया था और इसकी वजह थी कि धनखड़ और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच अक्सर कई मुद्दों पर तीखी बहस होती थी। चुनाव में धनखड़ सबसे ज्यादा वोट पाकर उपराष्ट्रपति बने और इस बार एनडीए के पास 422 वोट हैं, जबकि पिछले चुनाव में धनखड़ को 528 वोट मिले थे। और एक बार फिर बीजेडी, वाईएसआरसीपी और बीआरएस जैसी पार्टियां एनडीए का समर्थन कर सकती हैं, जिनके कुल मिलाकर 22 सांसद हैं। तमिलनाडु में 32 सांसदों वाली और सबसे बड़ी पार्टी द्रमुक के सामने सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि क्या उसे अपने राज्य से आने वाले उम्मीदवार का समर्थन करना चाहिए या नहीं, खासकर ऐसे वक्त पर जब अगले साल तमिलनाडु में चुनाव होने वाले हैं। अगर राधाकृष्णन निर्वाचित होते हैं तो उपराष्ट्रपति बनने वाले तमिलनाडु के तीसरे नेता बन जाएंगे। तो देखना होगा अब उन्हें किस तरह से विपक्ष का समर्थन मिलता है। इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताइए।